हाय एवरीवन। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये वीडियो उनके लिए है जो एकदम स्टॉक मार्केट बेसिक से सीखना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, या फिर हल्का फुल्का इधर कभी दोस्तों से सुन लिया, कभी किसी रिलेटिव से सुन लिया। तो हम स्टार्ट से सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, शेयर क्या होते हैं, शेयर के प्राइस इतने ज़्यादा घटते क्यों हैं, इतने ज़्यादा बढ़ते क्यों हैं, और आखिर क्या रीज़न है कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जबकि उनका रियल एस्टेट भी है इन्वेस्ट करने को, गोल्ड है, या कई सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं, बट लोग रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि कंपनी आपने आपको लिस्ट कराती है। क्योंकि कोई कंपनी के शेयर्स अगर पब्लिक खरीदती है तो कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? जैसे अगर आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए तो इससे रिलायंस कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? जो हम शेयर खरीदते हैं तो पैसा किसे मिलता है? क्या वो कंपनी को मिलता है या किसी और को मिलता है? तो अगर आपको भी ऐसे डाउट्स हैं, जैसे बहुत सारे बेसिक डाउट्स होते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता है कि जैसे कई बार मैं देखा लोगों को, लोग शेयर खरीदते हैं और उन्हें बोलते हैं यार मैंने टीसीएस का शेयर खरीदा है, तो ये जो मैंने शेयर खरीदा 4,000 रुपये का एक शेयर, वो टाटा कंपनी को मिला है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअली क्या है, ये जो हम प्लेलिस्ट है, ये जो हम वीडियो बनाऊंगा मैं, इसके अंदर हम स्टॉक मार्केट शुरू से सीखेंगे। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। हालांकि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है पहले से, थोड़ा मतलब आप चाहो तो देख सकते हो, बट हाँ, अगर आप ऑलरेडी लाइक आपको 2-3 साल एक्सपीरियंस हो चुका है स्टॉक मार्केट के अंदर या ज़्यादा है, तो आपको ये वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सब पता होगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। बट स्टॉक मार्केट से पहले भी हम डिस्कस करते हैं कि शेयर क्या होता है। ठीक है, वैसे शेयर और स्टॉक एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज होता है। शेयर को स्टॉक भी बोलते हैं और स्टॉक को शेयर बोल देते हैं। देखिए, शेयर को अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसको हम हिस्सा बोलते हैं, है ना, किसी पार्ट का कोई छोटा हिस्सा। तो अगर कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, कोई कंपनी है, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की या आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, तो लेट्स से आप अकेले हो। ठीक है, आप अकेले आपने एक कंपनी स्टार्ट की। अब आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अपनी अपनी जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, प्ले स्टोर पे डालना है। तब आप लेट्स से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, आपको सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आता है, या एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी लाइक 100 लोगों की टीम चाहिए होती है, जिसके अंदर कई लोग काम करते हैं। कोई फ्रंट एंड देखता है, कोई बैक एंड देखता है, कोई डेवऑप्स देखता है, या ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। तब आपको क्या होगा, आप सॉफ्टवेयर अकेले तो बनाओगे नहीं। तो आप क्या करोगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई ऐसा पर्सन जो 15-20 साल से एक्सपीरियंस हो, जिसको टीम मैनेज करने आती है, जिसको पता हो कि ऐप कैसे बनता है, 25-30 लोगों को हायर करके कैसे टीम बनाई जाती है, तो आपको उस टाइप के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। आपको एक ऐसे पर्सन को हायर करना पड़ेगा जिससे आप ये काम करवा सको। अब नो डाउट कि जो पर्सन इस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेट से 1 या 2 करोड़ सैलरी है और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट में शुरू किया है, तो आप उस टाइम उसकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने 1 लाख, एक लेट से 1 करोड़ पैसा आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी सैलरी 2 करोड़ है, तो आप कैसे दोगे? तो आप बोलोगे कि ठीक, देखिए सर, हम ना आपको पैसे तो नहीं दे पाएंगे, बट आप काम करो, इस कंपनी का पार्टनर बन जाओ। ठीक है, इस कंपनी के आप हम आपको शेयर दे सकते हैं। शेयर का मतलब जैसे जब पहले आप मालिक थे, तो इस पूरी कंपनी को 100% जो था वो आप ओन करते थे, आप इसके मालिक थे। बट आपने क्या किया, इस पर्सन को, जो टेक वाला बंदा आया, आपने उसको 30% दे दिया और 70% अपने पास रख लिया। ठीक है, ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आप उसकी सैलरी नहीं अफोर्ड कर सकते। सिमिलरली हो सकता है आपने अकेले ना खोला हो, आपके दोस्त भी आपके साथ में हो। ठीक है, तो आपने लेट से आपके पास 50% था, आपके दोस्त का 50% था, तो बेसिकली अब आपके पास कितना बचा? 30% इसने ले लिया, तो 35 आपके पास बचा, 35 आपके फ्रेंड के पास में बचा। ठीक है, मालिकाना हक। और सिर्फ टेक टीम नहीं, मान लीजिए आपको एचआर में भी हायर करना है। ठीक है, आपको सेल्स में चाहिए, ऑपरेशन में चाहिए, एक लीगल ऑफिसर भी चाहिए होगा जो आपकी कंपनी की जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है उसके बारे में देख सके। तो अल्टीमेटली आपको कई लोग चाहिए होंगे जो आपकी इस कंपनी सेटअप करने में आपको मदद करें, या इस कंपनी को ग्रो करने में आपकी मदद करें। और इनिशियली जैसे कि बताया, आप सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप इन लोगों को अपने शेयर्स दोगे। तो होगा क्या, ये जो कंपनी जो आपने शुरू की थी, जिसके आप 100% ओनर थे स्टार्टिंग में, कुछ टाइम बाद आप इसका अकेले ओनर नहीं रहोगे। क्या होगा, किसी कोई पर्सन होगा जिसके 5% स्टेक होगा, मतलब उस कंपनी का 5% हिस्सा उसके पास होगा। किसी के पास 10% होगा, किसी का 20% होगा, किसी के पास 30% होगा, राइट। और लेट्स किसी का 40% है, राइट। तो ऐसे बढ़ जाएगा कंपनी। तो आखिर फ़ायदा क्या होता है इस चीज़ का? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जिसकी 2 करोड़ सैलरी थी, तो उसने अपनी सैलरी छोड़ करके उसने आपकी कंपनी का शेयर लिया और आपके आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो उसमें उसका क्या बेनिफिट होगा? तो समझते हैं उसका क्या बेनिफिट होगा।
जैसे मान लीजिए, अब जो पर्सन काम करने आया है उसकी आपकी कंपनी भरोसा है कि वो कंपनी हम इसको अच्छा बनाएंगे कि आज से 10 साल बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल हो। तो मान लीजिए 10 साल बाद क्या होगा कि लेट्स से आप 10 करोड़ आपकी कंपनी प्रॉफिट करती है। तो ये जो 10 करोड़ का प्रॉफिट वो बटेगा कैसे? तो जिसके पास 5% हिस्सा था उसको 5 करोड़ मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके पास 10% था, ठीक है, उसे 10 करोड़ मिल जाएगा। जिसके पास 30% था उसे 30 करोड़ मिल जाएगा। सॉरी, लेट्स से प्रॉफिट 100 करोड़ का था। ठीक है, तो ऐसे ही जिसके पास जितनी हिस्सेदारी होगी उसके पास उतनी ही प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इमंग द शेयर होल्डर्स, ठीक है, जिनके पास उस कंपनी का हिस्सा होता है, जिनका शेयर होता है, उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। राइट, क्योंकि देखिए अब इस कंपनी का कोई भी एक मालिक नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते ये कंपनी इस एक पर्सन की है। उस कंपनी में सीईओ हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, कई सारे लोग हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, बट उस कंपनी को एक मालिक नहीं होता। हम बोलते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। मालिक हम तब बोल सकते हैं कि कोई कंपनी अकेला चला रहा है, लाइक 100% स्टेक उसके पास में है, उसने सब कुछ अकेले ही किया है। बट आमतौर पर ऐसा होता नहीं, कोई कंपनी को थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसमें कई कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें जिनका योगदान होता है उसके अंदर में। तो हम ऐसे लोगों को शेयर होल्डर बोलते हैं। तो शेयर का बेसिकली मतलब होता है कि आपको उस कंपनी में हिस्सा मिल गया। तो बेसिकली आपको शेयर समझ में आया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, और कोई कंपनी बहुत बड़ी है तो उसमें आप परसेंट में नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे मैंने बोला कि ये कंपनी, या उससे पहले हम एक वैल्यू के बारे में सोचते हैं कि कंपनी की वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए जो कंपनी है, राइट, ये जो कंपनी है लेट से 10 करोड़ कमाती है, राइट, आज 2024 खत्म होने वाला है, लेट से इसने 2024 में 10 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, अब मैंने आया और इस कंपनी के 10 शेयर होल्डर हैं, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 15%, ऐसे आप एज्यूम कर लो। अब मान लीजिए कि मैंने आया, मैं इस कंपनी को बोला कि मैं ना तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ। कितने में? 100 करोड़ में। ठीक, क्योंकि कंपनी 10 करोड़ प्रॉफिट करती है और मैंने बोला कि यार तुम ना मुझे मैं तुम्हें 100 करोड़ दे दूंगा और तुम्हारी पूरी कंपनी मैं खरीद लूंगा। तो मान लीजिए कि हम बोल सकते हैं इस पूरी कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो 100 करोड़ है। ठीक है, तो जिसके पास 5% है इस कंपनी का, वो बोलेगा मेरी जो वैल्यू है वो 5 करोड़ है। ये जो वैल्यू होता है ना, हम इसको इंटरप्राइज वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब टोटल कंपनी की वर्थ कितनी है। अगर सारी कंपनी को बेच दें, पूरी कंपनी बेच दें, तो हमें कितना रुपए मिलेगा, उसको हम बोलते हैं उसका टोटल इंटरप्राइज वैल्यू। तो आगे चल के सीखेंगे, इसको मार्केट कैप भी बोलते हैं या मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये होता है कंपनी का वैल्यू। जैसे मान लीजिए अगर प्रेजेंट टाइम में जैसे एक कंपनी रिलायंस, आप सभी जानते हो, ठीक है, तो इसका मार्केट कैप कितना है या इसका टोटल वैल्यू है वो है 20 लाख करोड़। ठीक है, कितने जीरो हो गए? 20 लाख हो गए। तो ये 20 लाख हो गए, 20 लाख करोड़, यानी 10 की पावर 7, या फिर आप बोल सकते हो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपको रिलायंस खरीदना है तो आपको इतने रुपए होने चाहिए आपके पास, तो आप पूरी की पूरी रिलायंस को खरीद सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को 1% खरीदना है, 1% खरीदना है, तो उसके पास कितने होने चाहिए? उसके पास 20,000 करोड़ होना चाहिए। 20,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, सोच भी नहीं सकते। अब मान लीजिए क्या होता है कि अब इतने पैसे तो होते नहीं है। जब ये कंपनी बहुत छोटी रहेगी उस टाइम किसी ने खरीद लिया तो खरीद लिया। आज के टाइम में 1% खरीदना तो बहुत बड़ी बात होती है। बट कंपनी क्या चाहती है कि जो आम इन्वेस्टर है वो भी खरीद पाए शेयर्स को। तो इसलिए हम परसेंटेज के बजाय हम क्या करते हैं, हम इसको कई हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो 1% के बजाय, जैसे 1% का मतलब क्या होता है कि कंपनी को आपने 100 टुकड़े में तोड़ दिया, 100 टुकड़े में तोड़ा तो हर टुकड़ा 1% हुआ। तो फिर अगर हम उस कंपनी को 1000 टुकड़े में तोड़ें तो हर टुकड़ा 0.1% के बराबर होगा। अगर हम उस कंपनी को 10,000 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वो 0.01% होगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये जो कंपनी होती है ना, उस कंपनी को हम कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उसको हमने कई टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, कई टुकड़ों में तोड़ दिया और हर टुकड़े की वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये जो टुकड़ा है, अगर इसकी वैल्यू लेट से 40 रुपये है, तो हर एक टुकड़े की वैल्यू कितनी होगी? 40 रुपये। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इस कंपनी की?
वो होगी जो एक हिस्सा है, जो एक शेयर है, उसका प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो अगर लेट्स से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है, 1000 है अगर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40,000 रुपये। मतलब ये जो कंपनी, इस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 40,000 करोड़ रुपये, 40,000 रुपये सॉरी। और अगर इसके 1 करोड़ टुकड़े हैं, है ना, 1 करोड़ अगर टुकड़े हैं, यानी 1 करोड़ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? अगर 40 करोड़ रुपये। अगर 100 करोड़ टुकड़े हमने कर दिया, मतलब 100 करोड़ टुकड़े हमने पार्ट कर दिया, और 40 हैं, तो कितना हो जाएगा? 4,000 करोड़। तो बेसिकली शेयर का मतलब होता है कंपनी का एक स्मॉलेस्ट हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है। हमने इसलिए ऐसा किया कि परसेंटेज मुश्किल है जब कंपनी बड़ी हो जाती। तो अब किसी ने रिलायंस में 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज में बोलना हो कि आपके पास कितना, आपने, आपका रिलायंस आप कितना होल्ड करते हो, तो क्या होगा? वो 0.0001% होगा। तो ये बोलना टफ है, ठीक है। ये बोलना ज़्यादा आसान है कि रिलायंस का एक शेयर 2,000 रुपये का है, और मेरे पास इसके टोटल 10 शेयर्स हैं, 20 इन्वेस्ट किए हैं। ये ज़्यादा सिंपल है बोलना, बजाय कि बोलना कि मेरे पास 0.0001% स्टेक है मेरे पास रिलायंस का। तो अभी तक जो हमने समझा, वो क्या समझा कि शेयर क्या होते हैं, ठीक है। शेयर क्या होता है? तो शेयर, मैंने सुना कि कोई भी कंपनी जो है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा, सबसे छोटा टुकड़ा, उसको हम बोलते हैं एक शेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, ये कंपनी को शेयर्स बेचने में क्या फ़ायदा होता है। तो जैसे मैंने पहला फ़ायदा तो ये है कि जो कंपनी है, समझिए ज़रा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है या कंपनी की ज़रूरत क्या है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसने, जब मैंने पहले बताया, पहले आप 100% ओनर हो गए, 100% मालिक आप हो गए, बट आपको अपने शेयर किसी और को देने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम एज्यूम करते हैं जैसे कि ये कंपनी जब 2024 में खुली थी, ठीक है, तो उसके कुछ 10 शेयर होल्डर थे। किसी के पास लेट से 1% था, किसी के पास 2% था, किसी के पास 3% था, किसी का 5%, 10%, 20%, राइट, किसी के पास 30% था। ऐसे ही इसके शेयर होल्डर्स थे। अब ये कंपनी लेट से 2035 में, ये कंपनी लेट से 100 करोड़ रुपये कमा रही है, ठीक है। तो ये जो होगा, ये इसी रेशियो में मिलेगा इनको, ठीक है। इसको मिल जाएगा 1 करोड़ प्रॉफिट, इसको 2 करोड़ मिल जाएगा, इसको 3 करोड़ मिल जाएगा, इसे 5 करोड़ मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा इनको। अब मान लीजिए कि ये जो बंदा है 10% वाला, ठीक है, इसको 10 करोड़ मिलेगा, बट ये इससे सेटिस्फाई नहीं है। ये चाहता है कि ये इस कंपनी का हिस्सा ना रहे, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जैसे पहली बात तो ये मालिक नहीं है कंपनी का, क्योंकि इसमें बहुत सारे मालिक है, तो सारा डिसीजन मिल के लिया जाता है। इस कंपनी में इसकी चल नहीं पाती है, तो ये चाह रहा है कि ये कंपनी छोड़ दे। या ये हो सकता है कि ये कंपनी ग्रोथ से सेटिस्फाई नहीं हो, इसको लग रहा है यार अभी 100 करोड़ कमा रही, अगले साल कम कमाएगी, या अगले साल 110 करोड़ ही कमाएगी, 10% ही एक्स्ट्रा कमाएगी, अंदर ग्रोथ कम है। ये चाहता है कि ये और ज़्यादा कंपनी कमाए, तो इसकी अपनी पर्सनल वजह हो सकती हैं। तो ये कहता है इस कंपनी को छोड़ना चाहता है, तो ये बोलेगा कि यार मेरे पास जो 10 करोड़ रुपए हैं, वही 10% शेयर है, वो मैं किसी और को बेचना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कोई पर्सन एक्स है, वो बोला ठीक है मुझे दे दो, ठीक है मुझे दे दो। तो इसने क्या किया कि इसने इसको बेच दिया अपना 10% स्टेक। अब ये इसका मालिक नहीं रहेगा, 10% हिस्सा एक्स के पास में आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर इसने लेट से 100 करोड़ रुपये में बेचा, ठीक है, 100 करोड़ रुपये में बेचा, तो 10% का वैल्यू निकला 100 करोड़। तो 100% यानी टोटल का वैल्यू कितना निकलेगा? 1,000 करोड़। तो हम बोलेंगे कि ये जो कंपनी का जो वैल्यू है वो 1,000 करोड़ है। और यहाँ पे क्या है, एक शेयर होल्डर है, तो इसने बेचा, और अभी क्या है कि ये परसेंटेज में है, मतलब बहुत लिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं, तो इसको क्या है बेचने में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए कि ये जो पर्सन है, इसको 10% स्टेक बेचना है, अब कोई है ही नहीं खरीदने वाला। जैसे यहाँ चलो, यहाँ इसको एक्स मिल गया जो इसे खरीदने को तैयार है, बट हो सकता है इसको ना ही मिले, इसको भी मिले ना। तो इसको अपने शेयर बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, ठीक है, कि कोई आए और मुझसे शेयर खरीद ले, ठीक है। तो
अभी जैसे ये छोटी कंपनी है, तो इसके अंदर कई मतलब बहुत लिमिटेड शेयर होल्डर हैं, जैसे केवल 5 हैं, 10 15 20 शेयर होल्डर्स हैं। जैसे रिलायंस टाइप की जो कंपनी है उसके अंदर 1 करोड़ लोगों ने उसका शेयर खरीद रखा है इंडिया के अंदर। मतलब मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, मे बी शायद 20-30 लाख होंगे, बट काफ़ी लोगों ने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है। अब क्या होगा कि मेरे पास शेयर है, लेट्स से मेरे पास रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बेच दूँ। अब मुझे क्या होगा कि मैं रहता हूँ, ठीक है, मैं यूपी में रह रहा हूँ, तो अब मुझे ऐसा पर्सन खोजना होगा जो इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो, 1000 शेयर। अब हो सकता है वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो, तमिलनाडु में हो, तो मैं कैसे खोजूंगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स से आज से काफ़ी टाइम पहले कि इन्होंने बोला कि यार एक ना एक गांव है, उधर एक बरगद का पेड़ है, राइट, एक पेड़ है, आप उसके पास में आ जाओ, ठीक है, जिन जिनको बेचना है सब वहाँ पे आ जाओ, और जिसको खरीदना सब वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आपस में डील कर लोगे। तो आप क्या गए, यहाँ इस बरगद के पेड़ के पास गए, सिमिलरली कोई और पर्सन आया होगा, आपने बोला कि यार मुझे ना 1000 शेयर बेचने रिलायंस के, लेट्स से इसको 1000 शेयर खरीदने थे, तो आपने इसको बेच दिया, मतलब आपके शेयर्स इसके पास चले गए, ठीक, और इसने आपको बदले में पैसे दे दिए 1000 शेयर्स के जितने भी हुए। अब क्या होगा कि ये जो प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है, कि आपके हाथ से निकले इसके पास गए, और कोई और आया भी, और यहाँ पे कोई और भी आ सकता है, किसी को लेट से कोई आया जिसको एचडीएफसी बैंक के बेचने हो, कोई और आएगा जिसको टीसीएस के बेचने हो। तो यहाँ कई सारे लोग, हज़ारों लोग आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि शेयर अगर खरीदना है आपको या बेचना है तो आपको इस जगह पे जाना पड़ेगा। जैसे हमें फ्रूट खरीदना होता है तो हमें हमें पता कि ये मार्केट है, हमें वहाँ पे जाना, वहाँ मिलेगा हमें। तो शेयर्स के लिए भी हमें एक जगह बनाई गई जहाँ पे आप शेयर्स को खरीद और बेच सकें। तो हम इस जगह को हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, राइट। स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज क्यों? क्योंकि स्टॉक्स का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसी के हाथ से शेयर्स निकल रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं। और ये जो जगह थी ना 1885 में, का कितना टाइम, 150 साल हो गए करीब, ये बॉम्बे में था, इसलिए इसका नाम पड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको अपन बीएससी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे बोले कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे अपने शेयर्स को बेच या खरीद सकते हैं। हाँ, आज के टाइम पे ये जो प्रोसेस है ये डिजिटल होता है, आपको मैनुअली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको टैक्सी करना है और आपको वहाँ पे जाके बेचना होगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम इसके साथ में और क्या है कि मान लीजिए अगर आपको रिलायंस के शेयर बेचने हैं, ठीक है, इंडिया में 5 शेयर कंपनी है जिनके आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होगी, ठीक है, और आपको लेटे 1000 शेयर बेचने हैं, पर जो खरीदने वाला है उसको सिर्फ 5 शेयर ही खरीदने हैं, कोई और पर्सन है उसको 15 शेयर खरीदने हैं, किसी को 20 खरीदने हैं, तो मैचिंग नहीं हो पाएगी। आप कितना खोजोगे, कितना कि किससे किसे खरीदना है, आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई ब्रोकर होगा, कि एक कोई पर्सन है, उसने क्या किया, अपना टेबल ले लिया, ठीक है, लैपटॉप कुर्सी लेके बैठ गया, और उसने बोला कि जिस जिसको रिलायंस के शेयर बेचने हैं या खरीदने हैं मेरे पास आओ और रजिस्टर में एंट्री करा दो। तो आप गए, उसके पास एंट्री करा दिए, अब इसके पास भी डेटा होगा, सिमिलरली इधर भी एक ब्रोकर होगा, ठीक है, ये भी इधर इनसे बोला होगा कि जिस जिसको खरीदना बेचना मेरे पास एंट्री करा दो, तुम क्यों खोजोगे, ये काम मेरा है, ठीक है। तो अब ये दोनों ब्रोकर क्या डेटा है कि किसके पास कितना खरीदना है, इनके रजिस्टर में एंट्री है, फिर ये दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज में जाएंगे। जैसे अब ये बरगद का पेड़ नहीं है, अब यहाँ बिल्डिंग बन चुकी है, ये लोग यहाँ पे जाएंगे और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जिसको बेचना था उसका बिक गया, जिसको खरीदना था उसका खरीद हो गया। तो ये जो ब्रोकर होता है ना, ये आपको फैसिलिटी देता है कि आपको इतना भाग दौड़ ना करना पड़े। तो ये जो ब्रोकर होता है, जैसे आज के टाइम पे, मतलब आज ये फिजिकल नहीं होते, आजकल सब डिजिटल चीज़ हो गया है कि आपको मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए, ब्रोकर का हो गया। जैसे आज के टाइम पे अगर एग्जांपल बोलें तो जैसे ग्रो करके है, एम स्टॉक है, राइट, जीरोधा है, एंजल वन है, 5 पैसा है, तो ऐसे कई सारे ब्रोकर हैं, ठीक, इनको हम ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर में आपको शेयर खरीदना होता है तो आप क्या करते हो, किसी ब्रोकर में अकाउंट खुलवाते हो, जैसे ग्रो है, आपने उसने अकाउंट खुलाया और वहाँ से आप शेयर को खरीद या बेच सकते हो। तो जब हम ग्रो के अंदर हम लिखते हैं कि हमें रिलायंस के ये 5 शेयर खरीदने हैं, तो ग्रो क्या करता है, आपका ऑर्डर लेता है और उसको एक्सचेंज पे प्लेस कर देता है। एक्सचेंज इस केस में बीएससी है, हालांकि इंडिया के अंदर एक और एक्सचेंज है जिसको हम एनएफसी बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वो वहाँ पे आपके ऑर्डर को प्लेस कर देता है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है।
अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो, तो बैंक अकाउंट जब खुलवाते हैं तो हम क्या करते हैं कि देखिए जो अ, हमें सैलरी मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, तो वो तो हमें नोट में मिलती है, मतलब करेंसी होती है नोट, है ना, 100 रुपये, 1000 रुपये, अब तो 1000, 500 के। तो आप इसको रखते कहाँ हो? आप इसको रखते हो सेविंग अकाउंट में, यानी जो बैंक जो है आपको एक अकाउंट खोल के देता है जहाँ पे आप उसको रखते हो। तो मान लीजिए अगर आपने शेयर खरीदे हैं, ठीक है, आप शेयर को रखोगे कहाँ पे? तो जब डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो शेयर के सर्टिफिकेट मिलते थे कागज़ के रूप में, तो आप कागज़ को अपने घर पे रखते थे। बट आज का डिजिटल चीज़ हो गई है। तो हम शेयर्स को रखने के लिए जैसे बैंक में हम सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, उसी तरह हम एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो जैसे आपने शेयर खरीदा, तो आपने शेयर खरीदने के बाद उसको रख दिया डीमैट अकाउंट के अंदर। तो डीमैट अकाउंट इंडिया के अंदर दो टाइप की कंपनी खोलती है, एक का नाम है CDSL और एक का नाम है NSDL। जैसे स्टेट बैंक होता है, पंजाब नेशनल बैंक, तो कई सारे हैं, पर डिपॉजिटरी कंपनी केवल दो ही हैं, CDSL और NSDL। अब इनमें से इजीली ब्रोकर के साथ लिंक रहता है। तो ये कंपनी बेसिकली आपका डीमैट अकाउंट खोल देती है जिसके अंदर आपके शेयर्स पड़े रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है ना, कि आपने शेयर खरीदा, तो आपने जिससे खरीदा उसके डीमैट अकाउंट से, लेट से आपने 10 शेयर खरीदा, तो उसके डीमैट अकाउंट से 10 शेयर कट जाएंगे और आपके पास 10 शेयर आ जाएंगे, मतलब आपके उसके डीमैट अकाउंट से कटेगा और आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। जैसे आज के टाइम UPI करते हैं, तो UPI भी ऐसा है, उसके अकाउंट से 100 रुपये कटे और आपके अकाउंट में 100 रुपये आ गए। ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, क्या ये सही से चल रहा है? जैसे कि आपने 10 शेयर खरीदे, इसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलने थे, तो कहीं ऐसा नहीं है कि ब्रोकर ने आपको जितने मिलने थे उससे कम दिए? तो ब्रोकर कुछ कमीशन काटता है, कहीं ऐसा नहीं ब्रोकर बहुत ज़्यादा कमीशन काट रहा है? ठीक है, ब्रोकर ने आपको वादा कर दिया कि आपके शेयर्स बिक जाएंगे, बट वो बिके नहीं, फिर भी उसने आपसे कुछ, मतलब कुछ भी धांधली कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर किसी तरह की धांधली नहीं हो रही है, इसके अंदर सब कुछ फेयर हो रहा है ना। इस चीज़ को मॉनिटर के लिए एक अंपायर भी होता है। ठीक है। इस पूरे जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम मॉनिटर करने के लिए होता है सेबी, एक अंपायर होता है जिसको बोलते हैं SEBI, सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या अंपायर होता है? ये जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसके अंदर ब्रोकर आता है, एक्सचेंज आता है, आपकी डिपॉजिटरी कंपनी आती है, NSDL या CDSL, तो ये सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको मॉनिटर के लिए सेबी होती है। और सेबी कोई कंपनी होती है, गवर्नमेंट की बॉडी होती है, ठीक है, जो इन सबको रेगुलेट करती है, जो नियम कानून बनाती है कि स्टॉक मार्केट कैसा चलेगा। और ये पूरा इकोसिस्टम बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे हम शेयर्स को खरीद या बेच रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, हम इसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। होप आपको अब तक मतलब समझ में आ रहा होगा। अब अब एक हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है स्टॉक मार्केट की। तो देखिए, स्टॉक मार्केट जो है, सबसे पहली बार ऐसा नहीं कोई नई चीज़ है कि आज करीब 50-100 साल हुए, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट 400 साल पुराना है। दुनिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो 17वीं शताब्दी में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे एक इंडिया में आए थे, इंग्लैंड की थी, उसी तरह एक फ्रेंच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नीदरलैंड्स में है। तो वहाँ पे सबसे पहली बार स्टॉक एक्सचेंज खुला था। आपने एक पॉपुलर साइंटिस्ट हैं आइजैक न्यूटन की स्कूल में पढ़ा होगा, तो उनका कहते हैं उन्होंने बहुत स्टॉक में पैसा लूज किया है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया बट उनसे हुआ नहीं, ठीक, उन्होंने काफ़ी पैसा खोया था। और इंडिया के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो BSE है, 1885 में बना था। ठीक है, 1885 में 150 साल करीब हो गए। और ये जो एक्सचेंज था अंग्रेजों ने बनाया था ऑब्वियसली। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने छोड़ दी यहाँ पे, कि कंपनी ने शेयर्स क्यों बेचती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था। ठीक है, तो देख, कंपनी इसलिए शेयर बेचती है क्योंकि कंपनी को ग्रो करना होता है। अगर कंपनी छोटी होगी, हरी मतलब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 10 करोड़, कोई कंपनी 100 करोड़ की है और मेरा उसका 5% स्टेक है, तो मेरा 5 करोड़ है। लेकिन कोई कंपनी 1 लाख करोड़ की है, अब मेरा उसका सिर्फ 1% है, तो ही मेरे पास 1000 करोड़ होंगे। तो कंपनी, आप भले ही आपकी परसेंटेज कम हो, मतलब ओनरशिप आपकी कम होती जाए, बट अगर कंपनी बढ़ रही है तो आपकी टोटल वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, कोई भी कंपनी IPO लाती है, हालांकि इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे कि IPO क्यों कंपनी लाती है। कंपनी को एक्सपेंशन करना होता है, इसलिए कंपनी को नया फैक्ट्री खोलना है, तो कंपनी शेयर्स को बेचती है। जैसे मैंने इस केस में एग्जांपल लिया था कि कंपनी कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसी तरह पब्लिक भी इसके अंदर आ जाती है। हालांकि ये बात का टॉपिक है, हम जब IPO हम देखेंगे तब हम उस टाइम सीखेंगे कि ऐसा क्या होता है। और इन्वेस्टर, कंपनी लोग शेयर खरीदते क्यों? खरीदते इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली मैंने शेयर खरीदा, मेरे तक कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो मुझे उसका डिविडेंड मिलेगा।
डिविडेंड मिलेगा या फिर उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहेगी जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और इकोनॉमी के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि और कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उसे रोजगार पैदा होगा। कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेगी, उसको इन्वेस्ट करेगी, नई फैक्ट्रियाँ लगाएगी, तो रोजगार बढ़ेंगे। तो इसलिए इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। जो स्टॉक मार्केट है, हम बोलते हैं कि किसी भी कंट्री के ना वो एक रिफ्लेक्शन होता है उसकी इकोनॉमी का, कि उसकी वेल्दीनेस का, कि किसी देश का अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम बोल सकते हैं उस कंपनी में, उस देश के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ रही है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डेवलप हो गया। देखिए ग्रोथ अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 ही रुपये हैं और 100 से बढ़ के 200 रुपये हो गए, तो मैं बोलूँगा 100% ग्रोथ है। और किसी का 1 करोड़ रुपये थे, उसने 1% एक्स्ट्रा कमा लिया, यानी 1 लाख रुपये कमा लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 100% बनाया, उसने 1% बनाया, तो मैं उससे ज़्यादा अमीर हो गया। ठीक, इसका मतलब ये है कि मतलब उसने परसेंटेज ग्रोथ कम की है, बट अभी प्रॉफिट ज़्यादा उसके पास में है। जैसे अगर हम ये बोलें कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने यूएस की स्टॉक मार्केट से अच्छा परफॉर्म किया है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उससे बेटर कंपनी है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास बेस कम है, अमाउंट कम है, तो इसलिए परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसकी भी पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में और भी हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। जैसे पहला तो है कि अगर आपको गारंटी चाहिए, ठीक है, कि तो मुझे, मैंने अगर 1000 रुपये लगाए इस कंपनी का ना, तो बढ़ के 2000 होने ही चाहिए। ठीक है, मतलब एकदम श्योर शॉट होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्क वाला गेम है। ठीक, यहाँ पे रिस्क उससे ज़्यादा होता है। जैसे कि आप एफडी में पैसा लगा सकते हो, गोल्ड में लगा सकते हो, रियल एस्टेट में लगा सकते हो। ये सबसे सेफ जो होता है, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड सबसे सेफ होता है, या एफडी सबसे सेफ होती है। रियल एस्टेट उससे थोड़ा सा रिस्की होता है, बट वहाँ रिटर्न ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में उससे भी ज़्यादा रिटर्न है, इसलिए रिस्क भी ज़्यादा है। तो स्टॉक मार्केट में चूंकि पैसा ज़्यादा है, देखिए जहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा ऑटोमेटिकली। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार पैसा बनाना बहुत आसान है ना, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत ईजी है। देखिए पैसा कमाना इन जनरल बहुत टफ है। ठीक, कोई भी आपको ये बोले कि यार ये लगा दो यहाँ पैसा, ये बहुत आसान है, बहुत ईजी बना देंगे, तो ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, आप 50,000 लगा के 1 लाख बना सकते हो, बट 50,000 लगा के 1 लाख बना सकते हो सकता है आपकी किस्मत चल गई। बट अगर जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा, जो कि 50 लाख हो जाएंगे, तो उसको 1 करोड़ बनाना टफ हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका लक का भी होगा, आपका स्किल होगा, कई सारी चीज़ होंगी। तो स्टॉक मार्केट में पैसा होना ईजी तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, कई सारी चीज़ें होती हैं। आसान नहीं है। अगर आसान होता तो सभी लोग स्टॉक मार्केट में आज के टाइम में पैसा बना रहे, तो कोई रोता नहीं। ठीक है, आपने सुना होगा कि 99% ट्रेडर्स पैसा नहीं बना पाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये टफ है पैसा बनाना। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही टफ है। ऑब्वियसली आप सीखोगे, समझोगे, जैसे टाइम होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आप इसके अंदर पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ये ऑब्वियसली गोल्ड से अच्छा है, रियल एस्टेट से अच्छा है। अच्छा मतलब परसेंटेज रेट ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली रिस्क नेचुरली ज़्यादा होगी। ठीक है, जहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। अच्छा, क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो जुआ खेलने जैसा है। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, अगर आप अपनी ग्रीड पे कंट्रोल नहीं है, जैसे कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है, आपने 20 लाख रुपए ज़मीन खरीदे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 5 साल बाद ये 40 लाख का हो सकता है। आप ऐसा नहीं सोचते कि यार 20 लाख की ज़मीन मेरी 2 करोड़ 3 करोड़ की हो जाएगी। बट स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने कहानियाँ सुन रखी हैं कि आज अगर तुमने 40 साल पहले ये शेयर लिया होता तो आज 500 करोड़ पे होता, सिर्फ उस टाइम पे 10,000 रुपये लगाया होता। देखिए ये सब कहानियाँ हैं, आपको मिलेंगे नहीं ऐसे लोग। स्टॉक मार्केट में अगर आप एक्सपेक्टेशन अपनी लो रखोगे, मतलब ठीक है कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मुझे इतने बनाने हैं, तो नो डाउट आप अच्छा परफॉर्म करोगे। बट चूंकि मोस्टली लोग, सब लोग वीडियो देख के आते हैं, कहानियाँ सुन के आते हैं कि यार मैं तो पैसा सिर्फ 10,000 ही लगाऊंगा और मुझे 2 करोड़ बना देने हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लालची हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट आपके लिए गैम्बलिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे समझ नहीं रहे हो यार कि आप 200 गुना 300 गुना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो, आप पैसा थोड़ा सा ला रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट की आप 15-20% आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म रहो तो इससे किस्मत अगर अच्छी हुई तो आप इससे भी ज़्यादा बना लेते हो। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को कम रखिए। और ये सब वीडियो मत देखा कीजिए कि मात्र 10,000 लगा दो, अरबपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। यूट्यूब पे से बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, तो उनसे गुमराह मत होइए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप अमीर बनोगे। ठीक है, अमीर लोग तो इन्वेस्ट करते ही करते हैं। ठीक है, वो लोग तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, उन्हें हायर करते हैं जो उनका पैसा मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ
ये बड़े लोगों की चीज़ है, ठीक है। अगर आपके कम पैसे हैं तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, लेकिन आप उसे राजा बनने का सपना मत देखिए कि आप थोड़ा सा पैसा लगाओगे और खूब सारा पैसा बना दोगे, ऐसा नहीं है। आपको अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करना चाहिए, आपको अपनी जॉब पे फोकस करना चाहिए कि आप अपनी इनकम बढ़ा सको, ठीक है। पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप इनकम बढ़ाइए, जो एक्टिव इनकम है, जो आप काम करके पैसा कमा रहे हो वो पहले बढ़ाइए, ताकि आपका जो कैपिटल है वो बड़ा हो सके। आप 10,000 लगा के उसको 20,000 बना दो तो कोई मज़ा नहीं है, लेकिन आप 10 लाख लगा के उसको 20 लाख करोगे तो उसमें ठीक है, आप एटलीस्ट एक नई गाड़ी खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कि आप कोशिश कीजिए कि आप कैप इनिशियली इस शुरू में आप अपनी एक्टिव इनकम में फोकस कीजिए और साथ साथ में स्टॉक मार्केट को सीखते रहिए, ठीक है। और हाँ, मैं बोला कि हूँ फूड इन्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, मतलब जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाना चाहते, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस साल पैसे लगा रहा हूँ अगले साल बढ़ जाए तो मैं आईफोन ले लूँगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट है जो लोग ये सोचते हैं कि आज मैं 22 साल का हूँ, आज से 10 साल बाद मैं 35 साल का हूँगा, मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो मुझे उस टाइम पे पैसे चाहिए होंगे, या मुझे कुछ स्टार्टअप खोलना होगा, या कुछ बड़ा गोल है, ठीक है, जहाँ आपको वेल्थ बनानी है, आपको पैसे नहीं कमाने, आपको वेल्थ क्रिएट करना है। स्टॉक मार्केट उसके लिए है, क्योंकि आप 1 साल 2 साल लकी होकर भी पैसा कमा सकते हो, बट कंसिस्टेंटली पैसा कमाने के लिए आपको प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए, आपके पास एक गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे। और देखिए, पैसे की जरूरत आपको 20-22 साल की एज में पड़ेगी भी नहीं। रियल पैसे का यूज होता है वो लेटर एजेस में पड़ता है। अभी के टाइम में आप थोड़ा भी कमाओगे तो आप अपने लिए इनफ है। दिक्कत तो होगी जब बाद में आपके बच्चे हो जाएंगे, आपको स्कूल फीस भरनी होगी, तब दिक्कत होगी। तो पैसे की जरूरत लास्ट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट होते हैं हम बाद के लिए करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा पैसा हमने लगा दिया और अगले साल में आईफोन लेना है या फिर हमें घूमने जाना है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या है कि आपको थोड़ी सी रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हो कि आपने जैसे 1 लाख रुपए लगाया और 5% घट गया, तो आप बोले यार 5,000 का लॉस हो गया। तो देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइजेस बहुत तेज फ्लक्चुएट होते हैं, बिना वजह ही स्टॉक मार्केट गिर जाता है, किसी का रीज़न नहीं होता, ठीक है। आपने पैसा लगाया, अगले दिन आपने देखा स्टॉक 20% क्रैश कर गया, तो आपको 20,000 का लॉस हो जाएगा। हालांकि नॉमिनल लॉस होता है, जब तक वो स्टॉक को बेचोगे नहीं तब तक वो लॉस नहीं होगा। बट चूंकि इतनी डायनामिक होती है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो अगर आप कैलकुलेटर रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो भी स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट नेचर ही ऐसा है, ठीक है, वो घटता है फिर बढ़ता है, घटता है बढ़ता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट पैसा भी है। अगर स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर ही जाता रहता तो भी लोग स्टॉक मार्केट पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि फिर उसके ऊपर बढ़ने की दर घट जाती है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वो फ्लक्चुएशन होता है, इस वजह से ही यहाँ पैसा बनता है। तो होप ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम और भी हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में, कि अभी हमने सिर्फ एक इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर क्या होते हैं। हम आगे वीडियो में समझेंगे कि आईपीओ के बारे में, आईपीओ क्या होता है, क्यों कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है। अभी मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया, हम बट आने वाली वीडियो में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, हमें शेयर किन कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, उनको कैसे एनालाइज करना चाहिए, है ना। मतलब 5,000 कंपनीज हैं, हमें किन कंपनीज को चूज करना चाहिए हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, है ना। लॉन्ग टर्म लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल कैप क्या होती हैं, मीडियम कैप कंपनीज क्या होती हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। लाइक हज़ारों वीडियो बनाए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो हम धीरे धीरे हम सीखेंगे इसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, और चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।